प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संचार सिद्धांत की आलोचना और महत्व। लेक्चर नंबर 25 पार्ट नंबर 2। अर्थात आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संचार सिद्धांत, संचार उपागम या संचार दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण, सिद्धांत, उपागम में क्या कमियां हैं और इसका क्या महत्व है। मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को कितनी ही बार बताया है कि इस दुनिया में भले कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी सिद्धांत, उपागम, दृष्टिकोण क्यों ना हो, सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, व्यक्ति में गुण भी होते हैं तो दोष भी होते हैं, अच्छाई होती हैं तो बुराइयां भी होती हैं। व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी होता है तो परोपकारी भी होता है। ठीक इसी प्रकार से पूरी दुनिया का चाहे कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, चाहे वह राजनीति विज्ञान की सिद्धांत की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत की बात हो, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। यदि उस सिद्धांत में अच्छाइयाँ हैं तो साथ में बुराइयां भी होंगी। यही बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचार सिद्धांत पर लागू होती है। माना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को संचार सिद्धांत के माध्यम से काफ़ी कुछ सीमा तक समझा जा सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। उन कमियों और खामियों के होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अकेले इस सिद्धांत के आधार पर अच्छे से नहीं समझा जा सकता। अब सर्वप्रथम प्रतिदिन एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस ये स्टूडेंट्स ध्यान दें, संचार सिद्धांत की आलोचना और महत्व, लेक्चर नंबर 25 पार्ट नंबर 2। अर्थात आज हम संचार सिद्धांत के ऊपर तीसरा लेक्चर दे रहे हैं। ये स्टूडेंट्स ध्यान दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए विद्वानों ने, और विशेषकर राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्ल डायच ने संचार सिद्धांत दिया है। इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचार सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। और इसका जो केंद्र बिंदु है इस सिद्धांत का, वो केंद्र बिंदु है सूचना का प्रवाह। अर्थात वास्तविक रूप में चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, चाहे वह कोई राजनीतिक दल हो या फिर सरकार का कोई एक अंग ही क्यों ना हो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो, या हम ये कहें कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तो इसमें सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करता है। और एक राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करते समय वास्तविक रूप में उसको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, सूचनाएं विकृत रूप में प्राप्त हो रही हैं या अविकृत रूप में प्राप्त हो रही हैं, इसके ऊपर बहुत निर्भर होता है। इसलिए वास्तव में सूचना प्रवाह के ऊपर ये बात निर्धारित होती है कि विदेश नीति किस रूप में तय की जाएगी। और इसी के साथ में जो राष्ट्र राज्य होता है, उस राष्ट्र राज्य के पास में, फिर से बोल रहा हूँ, उस राष्ट्र राज्य के पास में सूचनाओं का कितना संग्रह है, अर्थात सूचनाओं का संग्रह और सूचनाओं का प्रवाह किस रूप में हो रहा है, इसके आधार पर पूरी दुनिया में किसी भी देश के राष्ट्र राज्य के द्वारा अपनी विदेश नीति तय की जाती है। और जिस राष्ट्र राज्य के पास में वास्तविक रूप में अविकृत रूप में सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, सही समय पर सही सूचनाएं मिल जाती हैं, उसके पास सूचनाओं का अथाह संग्रह होता है। और यदि उन संग्रह का, उन तथ्यों का वह सदुपयोग करता है तो ऐसे में वह राष्ट्र राज्य एक अच्छी विदेश नीति का निर्माण कर सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में संचार सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। परंतु महत्वपूर्ण योगदान होते हुए भी इस सिद्धांत में काफ़ी कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि अकेले संचार सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। चलिए अब हम एक एक बात को लेते हैं। नंबर 1, 5वें दशक के शुरू में, बेटा ध्यान देंगे, मतलब वास्तविक रूप में 5वें दशक के शुरू में इसके प्रादुर्भाव से आज तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस दृष्टिकोण का कार्यान्वयन लोकप्रिय होता जा रहा है। मतलब जब इस सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया गया, प्रयोग करने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान है वो कार्ल डायच है। तो 5वें दशक से इसकी शुरुआत होती है और जब से इसकी शुरुआत हुई है या इसके प्रादुर्भाव से और आज तक
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस दृष्टिकोण मतलब संचार दृष्टिकोण या संचार सिद्धांत, इस दृष्टिकोण का कार्यान्वयन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा है। मतलब इस सिद्धांत का प्रयोग राजनीति विज्ञान को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए लोकप्रिय होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन इस सिद्धांत का महत्व बढ़ता जा रहा है। किसको समझने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, राजनीति विज्ञान को समझने के लिए। ठीक है बेटा। अब क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, शॉर्ट में सारी बातें आ जाती है। नंबर एक, पहली बात तो यह है कि वास्तविक रूप में जब हम किसी भी देश के अंतर्गत यदि देखें तो उसकी जो विदेश नीति होती है, वो विदेश नीति जब तय की जाती है तो वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के आधार पर तय की जाती है। अब वास्तव में जब विदेश नीति तय की जाती है तो विदेश नीति इसके ऊपर निर्भर करती है कि वहाँ सूचनाओं का प्रवाह किस रूप में हो रहा है, अर्थात उस राष्ट्र राज्य को जो सूचनाएं दी जा रही है वो सूचनाएं अविकृत रूप में दी जा रही है या उन सूचनाओं को विकृत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर उन सूचनाओं को विकृत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो अच्छा निर्णय नहीं लिया जा सकता, और यदि सूचनाएं अविकृत रूप में दी जा रही हैं तो अच्छे से निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सूचना संग्रह, दुनिया का कोई भी राष्ट्र राज्य हो उसके पास सूचनाओं का कितना संग्रह है। अगर उसके पास सूचनाओं का बहुत ज़्यादा संग्रह है और सारी सूचनाएं वास्तविक रूप में अविकृत रूप में ही प्रस्तुत की गई हैं और उन सभी का बहुत ज़्यादा संग्रह है, तो निश्चित रूप में उसके आधार पर एक अच्छी विदेश नीति तय की जा सकती है, या उसके आधार पर एक अच्छी, देश मैंने यहाँ लिखा भी, अच्छी विदेश नीति निर्धारित की जा सकती है। तो डेफिनेटली किसी भी देश की विदेश नीति इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि वहाँ सूचनाओं का प्रवाह किस रूप में हो रहा है, सूचनाएं अविकृत रूप में दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, या सूचनाओं को विकृत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और सही समय पर सही सूचना मिल रही है या नहीं, और जो सूचनाओं का संग्रह है वह सूचनाओं का संग्रह भी अच्छा खासा है या नहीं, इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उस राष्ट्र राज्य की विदेश नीति अच्छी होगी या बुरी होगी, या वह राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाने में समर्थ होगा या नहीं होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो निश्चित रूप में संचार सिद्धांत के आधार पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलभूत जो बात है वो ये है कि सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा किसी न किसी रूप में निर्णय तो लेना ही पड़ता है, और जब निर्णय लिया जाता है तो निर्णय लेने में सूचना का बहुत ज़्यादा योगदान होता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, जॉन बर्टन जैसे राजविज्ञानियों ने दूसरी स्थिर धारणाओं जैसे संतुलन तथा शक्ति राजनीति की जगह इस सिद्धांत को अधिमान देते हैं। मतलब जॉन बर्टन जैसे जो राजनीति विज्ञानी हैं उन्होंने दूसरी जो स्थिर धारणाएं हैं, जैसे संतुलन की धारणा है, जैसे कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत बोलते हैं इसको, जैसे संतुलन है तथा शक्ति राजनीति की जगह इस सिद्धांत मतलब संचार सिद्धांत को अधिमान मतलब प्राथमिकता ये देते हैं इसको। ठीक है, कौन? जॉन बर्टन। मतलब वास्तविक रूप में जॉन बर्टन जैसे राजविज्ञानी दूसरी धारणाओं जैसे संतुलन शक्ति राजनीति की जगह इस सिद्धांत मतलब संचार सिद्धांत को अधिमान्यता या प्राथमिकता देते हैं। इनका कहना है कि सूचना प्रवाह के आधार पर किसी भी राष्ट्र राज्य की विदेश नीतियों को अच्छे से समझा जा सकता है। अगर किसी राष्ट्र राज्य को समय पर सही सूचना मिल रही है तो इसके द्वारा एक अच्छी विदेश नीति का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट, जॉन बर्टन कह रहे हैं यहाँ कि नीति निर्माण, चूंकि सभी राष्ट्र राज्यों के द्वारा किसी न किसी रूप में नीति निर्माण तो किया ही जाएगा भाई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्यों के बीच राष्ट्र राज्यों के बीच संबंधों और क्रियान्वितियों का समूह या सामग्री है। अर्थात राष्ट्र राज्यों के बीच में जो आपसी संबंध है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वहाँ पर उनके जो संबंध है उन संबंधों का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, उन क्रियान्वयन को ही एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। तो निश्चित रूप में नीति निर्माण करने वालों द्वारा, जैसे भारत अमेरिका, भारत चीन, आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया दो राष्ट्र राज्य हो गए, भारत और इधर हो गया अमेरिका। ठीक है बेटा, आप यहाँ ले सकते हैं भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत रूस, कुछ भी कर सकते हैं। तो नीति निर्माण करने वालों द्वारा, जैसे भारत और अमेरिका, नीति निर्माण करने वालों द्वारा संचार प्रतिमान का प्रयोग राष्ट्रों का एक दूसरे की निर्णय प्रक्रियाओं को समझने तथा पारस्परिक प्रक्रिया के विस्तार देने की संभावना को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि किसी भी असहनीय विकल्प को रोकने के लिए और पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के लिए पहले से ही तैयार रहा जा सके। तो यहाँ निश्चित रूप में भारत और अमेरिका, इन दोनों राष्ट्र राज्यों के हम आपसी संबंधों का अध्ययन करना चाहें, दोनों की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहें, तो निश्चित रूप में इनकी विदेश नीति का जो आधार होगा वो सूचना का प्रवाह होगा, सूचना का संग्रह होगा, सही समय पर सही सूचना मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इस बात के ऊपर ये निर्भर करेगा कि भाई भारत
अपनी विदेश नीति किस रूप में तय करेगा अमेरिका के प्रति, और अमेरिका अपनी विदेश नीति भारत के प्रति किस रूप में तय करेगा। ये कौन कह रहे हैं? जॉन बर्टन। जॉन बर्टन पुनः फिर कह रहे हैं, मतलब जॉन बर्टन जो कि इस सिद्धांत को प्राथमिकता देते हैं, किसको? संचार सिद्धांत को। ये जो स्थिर धारणा है, संतुलन और शक्ति राजनीति की जो स्थिर धारणा है, इनके स्थान पर ये संचार सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान देता है, प्राथमिकता देता है। इसी बात को जॉन बर्टन फिर कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णय निर्माण प्रतिमान इस अणु युग के, आज का युग है अणु युग है, परमाणु युग है, अणु युग के बिल्कुल उपयुक्त है, जो उद्देश्य में परिवर्तन करने की यथेष्ट योग्यता की मांग करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली आज का जो युग है हम कहेंगे अतिमारकता का युग है। आज मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, तो ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्र राज्यों के पास में जो सूचनाएं दी जाती है, सूचनाएं अविकृत रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए और सही समय पर सही सूचना मिल जानी चाहिए। अगर सही समय पर सही सूचना नहीं मिली तो सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। ऐसी स्थिति में किसी भी राष्ट्र राज्य को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रों के मध्य राजनीति को अच्छी तरह समझने के लिए यह दृष्टिकोण सहायक है। बेटा अब यहाँ यदि हम वास्तविक रूप में देखें, देखो अभी हम एक प्रकार से संचार सिद्धांत की महत्व की बात कर रहे हैं कि भाई इस सिद्धांत का क्या महत्व है, इससे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे समझ सकते हैं। तो राष्ट्रों के मध्य राजनीति को, जैसे भारत राष्ट्र राज्य, अमेरिका राष्ट्र राज्य, तो भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत फ्रांस, भारत स्विट्जरलैंड, किसी भी राष्ट्र राज्य की विदेश नीति का अध्ययन कर सकते हैं। तो राष्ट्रों के मध्य, जैसे भारत और अमेरिका के बीच, या भारत और चीन के बीच, या भारत और रूस के बीच, राष्ट्रों के मध्य राजनीति को अच्छी तरह समझने के लिए यह दृष्टिकोण, मतलब संचार दृष्टिकोण सहायक है। अर्थात राष्ट्र राज्यों के बीच की राजनीति को आपको अच्छे से समझना है तो संचार सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र राज्य के बीच जो संबंध निर्धारित होते हैं वो संबंध बहुत कुछ मात्रा तक संचार के ऊपर निर्धारित करते हैं। भाई किसी भी राष्ट्र राज्य को सूचनाएं किस रूप में प्राप्त हो रही है, चाहे आंतरिक और बाहरी रूप में, हम दोनों पर्यावरण की बात करेंगे, आंतरिक पर्यावरण, बाहरी पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण से किस प्रकार से उसको सूचनाएं मिल रही हैं, बाहरी पर्यावरण से किस रूप में उसको सूचनाएं मिल रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं सही हैं कि नहीं है, या वो सूचनाएं विकृत रूप में प्रस्तुत की जा रही है, अविकृत रूप में प्रस्तुत की जा रही है, सूचनाएं सही समय पर मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, और सूचनाओं का संग्रह भी ठीक ठाक है या नहीं, इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत राष्ट्रों की भूमिका, ध्यान दे बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत राष्ट्रों की भूमिका, जैसे भारत अमेरिका, गुटों की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न प्रकार के गुट भी होते हैं। जैसे आप देखेंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अब इन दोनों ही गुटों के द्वारा अपनी अपनी शक्ति वृद्धि का प्रयास किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार के जो है मैं कहूँगा सैन्य संगठनों का निर्माण किया गया था, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पाक्ट। हालांकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। गुटों की भूमिका तथा कई दूसरी समस्याओं का अध्ययन करना होता है। मतलब निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत व्यक्तिगत राष्ट्रों की भूमिका, गुटों की भूमिका तथा कई दूसरी समस्याओं का अध्ययन करना होता है। इसलिए राष्ट्रों के मध्य राजनीति को अच्छी तरह समझने के लिए संचार दृष्टिकोण की काफ़ी सहायता ली जा सकती है, मदद ली जा सकती है, और इससे किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपनी विदेश नीति किस रूप में तय की जा रही है इस बात का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के व्यवहार। बेटा ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल क्या, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के व्यवहार तथा वास्तविक कार्य प्रणाली का अध्ययन करने में सहायक है। मतलब जो संचार सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के व्यवहार तथा वास्तविक कार्य प्रणाली का अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। यह भी इसका एक महत्व होगा, किसका, संचार सिद्धांत का। तो डेफिनेटली आप ये बात कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए संचार सिद्धांत बहुत सहायक है। और ये बात भी सत्य है कि दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज वास्तविक रूप में जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है, जो सहायक तत्व होता है, वह वास्तव में सूचना प्रवाह ही होता है। सूचना प्रवाह किस रूप में हो रहा है, सूचनाओं का संग्रह कितना है, सूचनाएं विकृत रूप में दी जा रही है, अविकृत रूप में दी जा रही है, किसी भी राष्ट्र राज्य को सूचना सही समय पर मिल पा रही या नहीं मिल पा रही, इस बात के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस देश की विदेश नीति ऐसी या वैसी हो सकती है। अब लेंगे हम
आलोचना, अर्थात जो ये संचार सिद्धांत, इस संचार सिद्धांत में क्या कमियां हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचार सिद्धांत के माध्यम से अच्छे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बात आएगी कि वास्तविक रूप में संचार सिद्धांत के आधार पर समग्र रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी सिद्धांत सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। अतः ये बात संचार सिद्धांत पर भी लागू होती है कि संचार सिद्धांत में भी सारी अच्छाइयाँ नहीं है, गुण ही गुण नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत में भी कमियां हैं। कैसे, ध्यान दें। जैसे कठोरता से लागू करें तो हम अपने दृष्टिकोण में बहुत अधिक यांत्रिक हो जाएंगे। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए यदि हम संचार सिद्धांत को कठोरता से लागू करें, और कठोरता से लागू करने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत सूचना प्रवाह को ही देखें, है सूचना का संग्रह उसी को देखें, सूचनाएं विकृत रूप में दी जा रही है, अविकृत रूप में दी जा रही है, इसी बात को देखें। और किसी भी राष्ट्र राज्य का राष्ट्रहित क्या है, इसको यदि हम नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप में ये जो दृष्टिकोण है बहुत अधिक यांत्रिक हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कठोरता से लागू करें तो हम अपनी दृष्टिकोण, मतलब संचार दृष्टिकोण, अपने दृष्टिकोण बहुत अधिक यांत्रिक हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर इस बात को भुला दिया जाएगा कि भाई सभी राष्ट्र राज्यों का अपना राष्ट्रहित होता है, तो राष्ट्रहितों के साथ किसी भी रूप में कोई भी देश, राष्ट्र राज्य समझौता नहीं कर सकता। उसमें भले ही सूचना प्रवाह, सूचना संग्रह या सूचना विकृत अविकृत रूप में कैसे प्रस्तुत की जा रही है, सही समय पर सही सूचना मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इसका भी कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता है। नंबर 1 पहली आलोचना। दूसरा, यह अनेक परिवर्तनशील तथा अति परिवर्तनशील तत्वों वाला बड़ा जटिल तथा उलझा हुआ दृष्टिकोण है। मतलब जो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का दृष्टिकोण है, संचार दृष्टिकोण, ये अनेक परिवर्तनशील तथा अति परिवर्तनशील तत्वों वाला बड़ा जटिल तथा उलझा हुआ दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत सूचना प्रवाह, सूचना संग्रह, सूचनाएं विकृत रूप में दी जा रही है, अविकृत रूप में दी जा रही है, सही समय पर सूचना दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, तो वास्तविक रूप में ये बड़ा जटिल तथा उलझा हुआ दृष्टिकोण है। अब इसमें आप किसी भी सूचना का परिमापन, मापन नहीं कर सकते, नापतोल नहीं कर सकते, इसलिए इसकी दूसरी आलोचना होगी। तीसरा है, यह निर्णय निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र मानता है। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो संचार सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का, ये वास्तव में निर्णय निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र मानता है। मतलब संचार सिद्धांत निर्णय निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र मानता है। किसको? निर्णय निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र मानता है। तीसरा है, शक्ति की भूमिका को कम करना चाहे प्रशंसनीय है, परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कटु तथा कठिन वास्तविकताओं से अनभिज्ञ है। अर्थात संचार सिद्धांत भले ही संचार या सूचना प्रवाह और सूचना के संग्रह को महत्व देता है, लेकिन शक्ति की भूमिका को कम करना चाहे ये प्रशंसनीय है। अर्थात शक्ति की भूमिका को ये कम कर रहा है संचार सिद्धांत, चूंकि ये सूचना के ऊपर ज़्यादा बल दे रहा है, सूचना के ऊपर ज़्यादा बल दे रहा है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, जिस भी रूप में विदेश नीति तय की जाएगी, तो उसमें सूचना का ज़्यादा योगदान होगा, सूचना प्रवाह का ज़्यादा योगदान होगा, सूचना संग्रह कितनी इसका योगदान होगा, सूचनाएं सही समय पर मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है इसका योगदान होगा, सूचनाएं अविकृत रूप में प्रस्तुत की जा रही है, विकृत रूप में प्रस्तुत की जा रही है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान होगा। तो डेफिनेटली शक्ति की भूमिका को कम करना चाहे प्रशंसनीय है। मतलब संचार सिद्धांत शक्ति की भूमिका को तो कम कर रहा है, परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कटु तथा कठिन वास्तविकताओं से अनभिज्ञ है। अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो कठिन वास्तविकताएं हैं, जो कठिन समस्याएं, उनसे अनभिज्ञ है, उनका इन्हें ज्ञान नहीं है। किसको? संचार सिद्धांत के विद्वानों को। नेक्स्ट, इस प्रतिमान के कार्यान्वयन में कठिनाइयां हैं। अर्थात जो ये संचार सिद्धांत है, संचार सिद्धांत का जो प्रतिमान है, इसके कार्यान्वयन में काफ़ी कठिनाई आती है। क्यों आती है? क्योंकि सूचनाओं को मापना, नापना, तोलना बड़ा कठिन होता है। सूचनाओं का प्रवाह किस रूप में हो रहा है, सूचनाओं का क्या स्रोत है, सूचनाओं का संग्रह वास्तविक रूप में जो है वो सही है कि गलत है, इसी के साथ में सूचनाएं विकृत रूप में आ रही है, अविकृत रूप में आ रही हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट, सूचना प्रवाह की मात्रा परिमापन व्यवहार में कठिन होता है। ध्यान दें बेटा, सूचना प्रवाह की मात्रा परिमापन व्यवहार में कठिन होता है। मैंने आपको बताया ना सूचना प्रवाह, देखो जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो संचार सिद्धांत के माध्यम से सूचना प्रवाह के ऊपर ध्यान देना होगा, सूचनाओं का संग्रह कितना इसके ऊपर ध्यान देना होगा, सूचनाएं विकृत रूप में दी जा रही है, अविकृत रूप में दी जा रही है, इसको देखना होगा, सूचनाएं सही समय पर मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो यहाँ सूचना प्रवाह की मात्रा परिमापन व्यवहार में कठिन होता है और सूचना प्रवाह के स्रोत तथा उनकी यथार्थता को आंकने में कठिनाइयाँ आती हैं। किसकी? सूचना के जो स्रोत हैं। नेक्स्ट आलोचना है, यह सिद्धांत मतलब संचार सिद्धांत यह परिकल्पना करता है, ये सिद्धांत ये परिकल्पना करता है कि व्यवस्था में, सिस्टम में सूचना प्रवाह बड़ी व्यवस्थित तथा पूर्ण रूप से प्रतिरूपित होता है। मतलब ये जो सिद्धांत ये परिकल्पित करता है कि सिस्टम में, व्यवस्था में सूचना प्रवाह बड़ी व्यवस्थित तथा पूर्ण रूप से प्रतिरूपित होता है, लेकिन ये बात पूर्णतया सत्य नहीं है। क्या? यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है, अतः इस आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। अब ध्यान दें, परंतु
अब ये तो आलोचनाएं होगी, परंतु इस दृष्टिकोण की प्रचुर क्षमताओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये सारी कमियां होते हुए भी ये बात सत्य है कि आज दिन प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में संचार सिद्धांत का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इसकी क्षमताओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को हम संचार सिद्धांत के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियंत्रण तथा संचार विश्लेषण में हमारा सहायक है। अर्थात जो ये संचार सिद्धांत है वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियंत्रण तथा संचार विश्लेषण में हमारा सहायक है। कौन? संचार दृष्टिकोण, संचार उपागम। ठीक है बेटा। इसके बाद में रॉबर्ट जे लीबर कहते हैं कि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियंत्रण तथा संचार के प्रतिमान तथा सिद्धांत बनाने के लिए सहमतता, इसको बोलेंगे समहत्ता, समहत्ता ही नहीं बल्कि एक सुसंगत वैचारिक योजना भी देता है। मतलब यहाँ जो ये रॉबर्ट जे लीबर हैं संचार सिद्धांत का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि यह सिद्धांत मतलब संचार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियंत्रण तथा संचार के प्रतिमान तथा सिद्धांत बनाने के लिए समहत्ता ही नहीं, मतलब इसका बहुत ज़्यादा महत्व ही नहीं बल्कि एक सुसंगत वैचारिक योजना भी देता है। ये कौन? संचार सिद्धांत एक सुसंगत वैचारिक योजना भी देता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझा जा सके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नियंत्रण किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार के प्रतिमान तथा सिद्धांत के बनाने में सहायता दी जा सके। ये रॉबर्ट जी लीबर कह रहे हैं, तो इसका महत्व होगा। और इसके बाद में रॉबर्ट डाहल कह रहे हैं कि यह सिद्धांत राजनीति के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने वाला है। अर्थात रॉबर्ट डाहल का कहना है कि संचार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में हमारी समझ, हमारी कौशल को बढ़ाने में सहायक है। अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझा जा सकता है, रॉबर्ट डाहल कहते हैं। इसके बाद अंत में डॉक्टर एसपी वर्मा संचार सिद्धांत की आलोचना करते हुए कह रहे हैं, ये वही एसपी वर्मा हैं जिन्होंने कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसपी वर्मा कह रहे हैं कि जहाँ तक शक्ति की क्रिया विधियों को समझने का प्रश्न है, ये सिद्धांत उसे समझने में सफल नहीं हो पाया है। मतलब यहाँ एसपी वर्मा अंत में संचार सिद्धांत की कड़ी आलोचनाएं करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ तक शक्ति की क्रिया विधियों को समझने का प्रश्न है, मतलब जहाँ तक शक्ति की क्रिया विधियों को समझने का प्रश्न है, यह सिद्धांत उसे समझने में सफल नहीं हो पाया है। जैसा कि हांस जे मार्गेंथा ने कहा है कि सभी प्रकार की राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो मतलब राष्ट्रीय राजनीति, चाहे घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति के लिए संघर्ष है। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है तो निश्चित रूप में एसपी वर्मा कह रहे हैं कि शक्ति की क्रिया विधियों को समझने का प्रश्न है, यह सिद्धांत उसे समझने में सफल नहीं हो पाया है। जबकि वास्तविक रूप में सभी प्रकार की राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है और शक्ति को समझने में संचार सिद्धांत असफल रहा है। ये डॉक्टर एसपी वर्मा का कहना है। अंत में एसपी वर्मा के द्वारा जो ये संचार सिद्धांत की आलोचना की गई है, इसको आप नोट कीजिएगा, तो इसके आधार पर ये सारी बातें समझी जा सकती हैं। अब इसमें दोनों बातें आ गई, संचार सिद्धांत की क्या कमियां हैं और इसका क्या महत्व है। यहाँ ये आलोचना यहाँ से शुरू की हमने और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी आलोचना की गई है। उसके बाद में यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसके महत्व का वर्णन किया गया, रॉबर्ट डाहल तक इसके महत्व का वर्णन किया गया है। आलोचना से जो पीछे है ये भी इसका महत्व है और अंत में एसपी वर्मा के शब्दों में जो हमने नोट किया है ये इसकी आलोचना के बारे में कहा गया है। तो आप इसके आधार पर अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं कि संचार सिद्धांत की क्या आलोचना है, इसमें क्या कमियां हैं और इसका कोई महत्व भी है या नहीं। तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि वर्तमान दौर में यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझें तो संचार सिद्धांत हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है और दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचार सिद्धांत की आलोचना और महत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।